नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी आज की सुर्खियां। जब तक परिवारवादी पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक देश का नहीं हो सकता है विकास। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हर हाल में भ्रष्टाचारियों को जाना पड़ेगा जेल। जेपी नड्डा की सभा में सहारा निवेशकों का भारी हंगामा, कहा इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा परिणाम। और सड़क हादसे में बाप बेटे की दर्दनाक मौत, ट्रक में लगी आग, धू धू कर जल गई गाड़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर और वैशाली संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में मुजफ्फरपुर के केरमा स्टेडियम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प है। यह चुनाव जितना उतना ही जरूरी है जितना विकसित भारत का संकल्प को पूरा करना। उन्होंने कहा कि लाल किले से मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मिटाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवारवादी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए महबूबा मुफ्ती, लालू राबड़ी, ममता अभिषेक, करुणानिधि स्टालिन, शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन सब का नाम गिनवा दिया। कहा कि इन परिवारवादी पार्टियों को खत्म करना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस आकाश से लेकर पाताल तक में घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि जब मोदी भी भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात करते हैं तो ये सारे नेता एक हो जाते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आज कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है या जेल में है। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि किसी का भी आरक्षण नहीं जाने वाला है। जनता को भ्रमित करने और बरगलाने का काम विपक्ष कर रही है। मित्रों, ये चुनाव सिर्फ राजभूषण चौधरी निषाद का नहीं है। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव है। और इसलिए चाहे राजभूषण चौधरी हो, चाहे हमारे एनडीए के अन्य प्रत्याशी बिहार से लड़ रहे हो या लोजपा के प्रत्याशी हो, सबका चुनाव जीतना उतना ही आवश्यक है जितना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। और इसीलिए मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने 10 साल में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। 10 साल पहले हम जब राजनीति की चर्चा करते थे तो भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण आदमी राजनीति के प्रति उदासीन था। उसके मन में बैठ गया था कि कुछ भी राजनीति के माध्यम से बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, ये राजनेता ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही समय गुजरेगा। 10 साल पहले साधारण मनुष्य में, साधारण व्यक्ति के मन में ये बैठ गया था। लेकिन देखिए 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में क्या फर्क आया कि आज साधारण व्यक्ति
इस संकल्प के साथ आगे चल पड़ा है कि नहीं, भारत बदल रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत बनकर के रहेगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अंतर है, ये फर्क आया। एक समय में राजनीति क्या थी? अगड़ा है कि पिछड़ा है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, इलाके का है या बाहर का है, कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन से जाति का है। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति की बोलचाल, राजनीति की सोच, इसको बदल डाली। अब राजनीति जात पर नहीं, पात पर नहीं, मजहब पर नहीं, राजनीति विकासवाद पर हो रही है और विकास के लिए आज राजनीति हो रही है। की राजनीति, काम को करके देने की राजनीति। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा पिछले 10 साल में, उसको पूरा ही नहीं किया। जो कहा था वो पूरा किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज राजनीति जब बदली है तो वह बदल करके साधारण मानवी के लिए बनी है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आज देश कितना बदल गया है। आप राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, लेकिन आप भेजेंगे ये आप सही काम इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आपको समझ में आना चाहिए कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी। आज कोरोना की मार के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई है और 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। 5वें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 7वें नंबर पर थे, हम आज 3रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। इस्पात के मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम 7वें नंबर पर खड़े थे, 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। दवाई बनाने में भारत आज 2रे नंबर पर खड़ा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है और भारत देश को ही नहीं, दुनिया को दवाई दे रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, ये भारत हो गया है। टॉय इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, सब में भारत ने अपना स्थान बनाया है। और आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है ना, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है। 97 मित्रों, यहां एमएलए एमपी बैठे, इनसे पूछना कभी हम लोगों को। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। मेरे इलाके में वीडियो आता था, बोलता था नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है, आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 लोगों को देना है, बताओ किसको दूं। मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या करूंगा, इसको तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मेरे से नहीं बांटा जाएगा। 2 इंदिरा आवास योजना। आज प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके दिए। 4 करोड़। पूछो इनसे, एक पंचायत में 40-40 मकान मिल रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के? एक पंचायत में 2.5 लाख रुपए मिलता था विकास के लिए, आज 2.5 से 5 करोड़ रुपए एक पंचायत के विकास के लिए मिल रहा है। यह है परिवर्तन जमीन पर, यह है गांव का बदलती तस्वीर। बताइए आज गांव सारे पक्के सड़क से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? बताओ भैया, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? पक्की सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? 1.5 लाख गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। ऑल वेदर रोड।
गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया। 18,000 गांव बिना बिजली के थे, आज उजाला योजना में सब गांव तक बिजली पहुंच गई है। 2.5 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचाई है। इसलिए बदलती सूरत, बदलता गांव हमने देखा है। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी चिंता हुई है। किसान के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कभी सोचा था कि किसान को हर दूसरे चौथे महीने पर 2,000 रुपए उसके खाते में जाएंगे? आज कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घमंडिया अलायंस, ये सारे का सारा परिवारवाद और घोटालेबाज है। सब घोटालेबाज, ऊपर से नीचे तक। अब आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? इनका परिवार बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, बाकी ये सारे मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये या तो बेल पर है या जेल में है। ये सारा कुनबा है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जरा बताओ भैया, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जोर से बोलो, हाँ या ना। आने दोगे क्या? मित्रों, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ दिन पहले इन्होंने नया षड्यंत्र रच दिया। नया षड्यंत्र क्या रच दिया कि हम प्रॉपर्टी का, हम आमदनी का, हम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इनकी नजर आपके घर में जो आपने पैसा कमाया है उस पर है। को दिशात को भेजने के लिए किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उसके बारे में विस्तृत विवरण रखने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे विरोध में कौन लोग खड़े हैं। हमारे विरोध में वो लोग खड़े हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने और अपने परिवार से लेना देना है। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, घोटाले से लेना देना है। एक तरफ मोदी जी हैं, मैं नौजवानों की आवाज सुनना चाहूंगा। एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, हर भ्रष्टाचारी को बचा रहे। और दूसरा, परिवारवाद। एक तरफ मोदी जी हैं, साधारण परिवार से आते हैं। ये सब हमारे बैठे हुए लोग साधारण परिवार से आए हैं।
और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो परिवार चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मैं दोनों की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं कि बिहार का नौजवान बड़ा विवेकशील है। सहारा निवेशकों का अब तक भुगतान नहीं होना केंद्र सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है। गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करने मुजफ्फरपुर के केरमा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सहारा निवेशकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जनसभा के बीच में पोस्टर लहराते सहारा के निवेशकों ने कहा कि हर चुनाव से पहले भुगतान कराने की बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सहारा प्रबंधन को केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी के साथ कुर्नी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने हंगामा प्रदर्शन कर रहे निवेशकों को शांत कराने की काफी प्रयास किया। सहारा निवेशकों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार भुगतान कराने की बात कह चुके हैं, उसके बावजूद पैसा नहीं मिला। इन लोगों ने कहा है कि अपना पैसा मांग रहे हैं, ना कि भीख। यह भी कहा कि निवेशकों का भुगतान नहीं करना इस चुनाव में बीजेपी को काफी भारी पड़ने जा रहा है। 10,000 रुपया देने का एक भी पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए निवेशकों को। अमित शाह जी ने कहा था, वादा किया था देने का 10,000, अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। कहा गया था मिल जाएगा 10,000 रुपया, अप्लाई कीजिए ऑनलाइन। नहीं, 4 महीना हो गया अप्लाई किए हुए। हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं। पूरा रसीद में रखा हुआ है सारा इंडिया का बनाए हैं, ठीक है, ऐप बनाए हैं, लेकिन ये घटिया किस्म का ऐप बना है। पैसा हड़पने का साजिश है, किसी को पैसा दे नहीं रहे, पैसा देने का नियत नहीं है इन लोगों के पास। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल रहे इसमें। पैसा 5,000 करोड़ जब मिला आपको तो भुगतान करना चाहिए ना, तो भुगतान नहीं करके अपना इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं। क्या आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा यहाँ से बाहर जाए, यहाँ बिहार छोड़ के जाए। बिहार के लोगों को इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो नोटा दबाएंगे हम लोग, नोटा बिल्कुल विरोध करेंगे। प्रमोद कुमार नाम हम लोग जो है अरे अमित शाह जो है CRC पोर्टल जारी करने के बाद और आज तक जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो रहा, ये क्या है? छलावा है। आज अगर मोदी जी चाह ले तो 24 घंटे में भुगतान हो सकता है, लेकिन चाहने के ऊपर है। आज मोदी जी पर इस पर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रहा है। अरे नहीं मिलेगा तो हम अपना मत का बहिष्कार करेंगे, हम नोटा पे वोट गिराएंगे। हम अपना हक न मांग रहे हैं, अपना अधिकार न मांग रहे हैं, हम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। कितना दिन से ये हम लोग 7 साल 8 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं है। भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए प्रधानमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो दिए हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान के एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा है कि उनकी सरकार बनी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान को इस तरह की झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी कांग्रेस नेता ने जोरदार निशाना साधा। कहा कि मुजफ्फरपुर के सभा में वे अपने 10 साल के कार्यकाल की भी उपलब्धि नहीं बता सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि पहले चरण के मतदान के बाद 53% पोलिंग की सूचना जारी की गई थी, लेकिन ठीक 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने 6% पोलिंग की प्रतिशत बढ़ा दिए, जो निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने इस संबंध में इलेक्शन कमीशन से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बेरोजगारी कैसे बिहार की दूर होगी? आपने कोई 10 साल में कदम उठाया तो उसका नाम बताइए। पलायन बिहार से कैसे कम होगा, उसके लिए अगर आपने कोई 2 कदम उठाए हैं तो वो बताइए। ये लफाजी करना नड्डा साहब छोड़ दीजिए। बिहार बहुत चिंतन और मनन की भूमि है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। जहाँ से कई धर्म यहाँ से शुरुआत हुई इस भूमि से, और हमेशा से क्रांति का बिगुल फूका है। इस बार आपकी सरकार जाने का पहला रास्ता, पहला कदम, पहली कील बिहार से ही बिहार के हमारे भाई और बहन ठोकेंगे।
आप आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। 39 सांसद बिहार की जनता ने आपको दिए। संसद के माध्यम से आपने बिहार को क्या दिया? 5 किलो राशन। बिहार के लोग अपनी अस्मिता के लिए जीते हैं। वो मेहनत करके विश्व के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कमा कर खाते हैं। 5 किलो राशन देकर आपने कोई उनके ऊपर उपकार नहीं किया। बिहार का व्यक्ति 5 किलो राशन के लिए नहीं जीता है, वो जीता है अपनी अस्मिता के लिए। यहाँ की माताएं बहनें इसलिए मेहनत करती हैं खेतों में कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ें लिखें, बैंक में, रेलवे में नौकरी करें, IAS IPS बने। आपने क्या मदद की बिहार की जनता की कि महंगाई कम हो सके? आपने क्या मदद की कि कोरोना में जिन लोगों के माता पिता और परिवारों का देहांत हुआ, आपने क्या आर्थिक सहायता दी? यहाँ पर आकर आप नौटंकी करते हैं। नड्डा जी, आपके पास इन सवालों का जवाब है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से जवाब देकर जाइए। इलेक्शन कमीशन खामोश, हेल्थ मिनिस्ट्री खामोश, कर्नाटक के ऊपर पूरी भाजपा के मुंह के ऊपर टेप लगी थी और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नड्डा जी, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, 2014 के बाद एक FIR बताइए जो भ्रष्टाचार पर किसी भी विपक्षी दल के लिए हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। पिछले 10 साल में एक FIR जिसमें एक व्यक्ति भी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बताइए। आपने बरी बहुत की, 2G हो, कोलगेट हो, तमाम आदर्श घोटाला, सृजन घोटाला, सारे घोटालेबाज जिनको आप घोटालेबाज कहते थे, सबको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप लोगों का जाना तय है। आप ये समझ लीजिए कि 4 जून के बाद बीजेपी के बहुत से लोग ढूंढने से भी मीडिया के साथियों को नहीं मिलेंगे। इन तीनों चारों बिंदुओं पर बीजेपी के साथी बिहार की जनता को उत्तर दें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। हकमारी जिन्होंने ऑलरेडी की है देश की जनता की जेब के साथ, आज उनको उत्तर देने का समय है। जिन्होंने नोटबंदी के माध्यम से, जिन्होंने GST के माध्यम से, जिन्होंने जातिगत जनगणना न कराकर, जिन्होंने सरकारी पदों को खाली रखकर हकमारी की है, वो हक की बात ना करें। बार बार हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस एजेंडे को लाया जाता है। 1994 में एक 4% का रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को दिया गया, जिस समय पर देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे। हमारी सरकार ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, देवगौड़ा जी ने दिया। आज देवगौड़ा जी की गोद में बैठी है भाजपा। वो जो आरक्षण दिया था वो धर्म के आधार पर नहीं था, वो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर था। और 94 के बाद 16 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने वहां कर्नाटक में चलाई। तो भाई, अगर इतना गलत था वो देवगौड़ा जी का कदम, तो आप हटा देते। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और झूठ की उनकी कोई सीमाएं नहीं। जिस समय पर 5 साल तक 30% कमीशन की सरकार चलाई इन्होंने, मुंबई की सरकार, 15 दिन पहले न्यायालय गए, न्यायालय ने स्टे दे दिया। अरे भाई, केंद्र में आप बैठे हैं, न्यायालय के स्टे के लिए आप आवाज उठाइए ना। देवगौड़ा जी ने रिजर्वेशन दिया, इकोनॉमिक बेस पे दिया, धर्म के आधार पर नहीं दिया। अगर धर्म के आधार पर दिया होता तो न्यायालय कभी भी स्टे नहीं देता उस पर। लेकिन केवल और केवल किसी भी मुद्दे को किस तरह से हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पर लाकर टेक दिया जाए, यही इनकी 10 साल की निकम्मी सरकार का प्रमाण पत्र है। और अब तो 2 चरणों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। एग्जिट पोल सबसे बड़ा जो आया है वो मोदी जी की गिरती हुई भाषा का स्तर, और मोदी जी जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो मंगलसूत्र जैसी पवित्र वस्तु को भी चुनाव में घसीट कर लाने में परहेज नहीं किया। वो कमरा ले लेंगे, वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, वो आपके पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने
इतनी निर्लज्जता के साथ देश में सामाजिक विभाजन करने का काम किया। लेकिन देश की जनता समझ गई है। देश की जनता पूछ रही है बेरोजगारी का क्या इलाज है। देश की जनता पूछ रही है 10 साल आपको हमने दिए, महंगाई कितनी कम हुई। बिहार की जनता पूछ रही है 10 साल हमने आपको दिए, कौन से उद्योग लगाए, कौन सा पलायन रुका, इसका उत्तर दें आप। चीन कब्जा करके बैठा है। नड्डा जी दोनों हाथ उठाकर कह के जाइए कि हम चीन को क्लीन चिट आगे से नहीं देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने चाइना को भी क्लीन चिट दी कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसने जा रहा है, और उसके बाद 20 दौर की बातचीत करते हैं। बीजेपी मानसिक रूप पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुकी है। जो मुद्दा जिस समय पर आएगा तभी तो उठाया जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मुद्दा हम 2019 से उठा रहे थे, क्यों नहीं आपने उत्तर दिया? सुप्रीम कोर्ट की लठियां पड़ी तब आपने उत्तर दिया ना। बीजेपी हमें कब मुद्दा उठाना है कब नहीं उठाना बीजेपी सिखाएगी हमें। बीजेपी तो केवल ये बताए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से जो हजारों करोड़ का घोटाला आपने किया है और उनके एवज में लाखों करोड़ का काम बांटा है, वो लोग कौन हैं और उनसे कितना पैसा अंडर द टेबल लिया है। बीजेपी तो ये उत्तर दे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि संविधान जो है खतरे में, और बीजेपी वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, बीजेपी वाले शुरू हुए थे कि 400 पार 400 पार 400 पार, अभी कुछ दिन से शांत हो गए। उनको समझ आएगा वो तो उल्टा पड़ गया। उनके कुछ नीचे के कैंडिडेट्स थे, उनको शायद पूरी ट्यूशन नहीं पढ़ाई मोदी जी ने। उन्होंने मंचों से कहना शुरू कर दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। हमने शुरुआत नहीं की, उन्होंने कहा। और आरएसएस जो हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, आरएसएस जिसने हमेशा जातिवाद और धार्मिक उन्माद को बढ़ाया है, आरएसएस का इतिहास देखिए, गोलवरकर से लेकर और मोहन भागवत तक के बयान देखिए, सब के सब लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे। और इनके कदम देखिए 10 साल के, प्राइवेटाइजेशन कीजिए खूब भरपूर, सरकारी नौकरियों में भर्ती कम कीजिए। ये अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से गरीबों के हक, गरीबों के रिजर्वेशन को खा लिया जाए। इनके 10 साल का इतिहास बताता है, इनकी मानसिक सोच बताती है कि अगर इनको बहुमत मिलता तो ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाएंगे कि जिससे संविधान में परिवर्तन किया जा सके। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने स्वयं मान लिया है कि वो अब जा रहे हैं। अमेरिका में भी लाइव देखी जा सकती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वोटिंग हो रही है तो 11 दिन क्यों लगे, ये स्पष्टीकरण देश चाहता है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आए और तुरंत इस पर एक वाइट पेपर प्रस्तुत करें। उसमें मुख्यतः 2 सवाल रहे, 11 दिन क्यों लगे और 6% का डिफरेंस कैसे आ गया, और सभी लोकसभा क्षेत्रों में अभी तक किसी में घटे क्यों नहीं भाई वोट। अगर प्रिलिमिनरी मान लीजिए कहीं 53 था तो कहीं 52% भी तो होता। सभी में 5 से 6% बढ़े क्यों हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि हर लोकसभा में टोटल पोलिंग कितनी हुई है, ये देश जानना। गुरुवार को अनोखे अंदाज में एक नेता मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिर पर नाव और गले में सब्जी की माला पहने ये नेता और कोई नहीं, मुजफ्फरपुर के जाने माने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा निकले। नॉमिनेशन करने का उनका अनोखा अंदाज देखने के लिए भीड़ लग गई। भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, लेकिन गरीबों की थाली में दाल सब्जी गायब है। सुधीर ओझा ने कहा कि किसी भी हाल में बाहरी प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि जो 4 लाख से चुनाव हारने के बाद आयात होकर आए हैं, वहीं दूसरे वो है जो 10 साल लोगों को ठगे और अब भेष बदलकर जनता के बीच आ रहे हैं। जनता इन दोनों को सबक सिखाकर रहेगी। सर, प्राथमिक मुद्दे आपके सामने में है। महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा। मुफ्त में 4 किलो 5 किलो चावल की बात तो की जाती है, उसके साथ दाल और सब्जी कोसों दूर हो गया है आम गरीब जनता के थाली से। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रोजगारी, आपके यहाँ विकास की क्या स्थिति है, शिक्षा स्वास्थ्य तो कहना ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो प्रत्याशी बड़े बाहु अपने आप को कहते हैं कि कोई एनडीए कोई इंडिया,
दोनों प्रत्याशी को मैं चैलेंज करता हूं कि अपने स्वयं अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा के दिखा दे, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में इलाज कराने में राजनीतिक छोड़ दूंगा। ये हाल है। इसके साथ ही एक नेता कहते हैं गारंटी, जो पता ही एयरपोर्ट का क्या गारंटी हुआ आपके नज़र में, एम्स का क्या स्थिति हुआ आपके नज़र में, बरसों बरस से चचरी पुल और आई में दंश झेल रहा है जो आपके नज़र में, सारी समस्याएं से जनता जूझ रही। वो सबसे बड़ी समस्या है कि मुजफ्फरपुर से बाहर से आकर चरागाह की तरह चर करके और चले जाना, और जिस तरह अच्छा तेजपत्ता को सब्जी को अच्छा बनाने के लिए डाला जाता है तेजपत्ता को, और खाने के समय लोग निकाल के पी देते हैं, उसी तरह ये नेता यहाँ से वोट लेकर के जाने के बाद उन लोगों को तेजपत्ता की तरह बाहर फेंक देते हैं। और खासकर सवन और पिछड़ा को तो एक तेजपत्ता ही इस्तेमाल रूप में कर लिए हैं इन लोगों के द्वारा। इन्हीं सब सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, और मैं स्थानीय हूँ और इसके पूर्व भी बिना विधायक MP रहे हुए आम जनता के सवालों को लेकर के उठाता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, कितने को जेल भेज चुका हूँ, और जो सड़क निर्माण या जितने भी विकास का काम है जनहित के माध्यम से करवा चुका हूँ। तब मैं जनता के विश्वास जीतने के बाद आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और विश्वास है कि जनता मुझे भेजेगी तो भारतीय सार्थक पार्टी सार्थक प्रयास करेगी और इस नाव छाप के साथ नैया पार जनता की कराएगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अंजरारुल हसन ने बताया कि यहां से उम्मीदवार के लिए 5 नाम भेजे गए हैं। गुरुवार को तिलक मैदान रोड के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में AIMIM के जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस और राजद के कई नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, सभी सदस्यता भी दिलवा दी गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि AIMIM पूरी मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगी। यहाँ मुजफ्फरपुर की स्थिति पूरे बिहार में एक अलग है, क्योंकि यहाँ 2 कैंडिडेट हैं मुजफ्फरपुर में, और दोनों भाजपा के कैंडिडेट हैं। एक तो भाजपा पार्टी है जिसमें डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं, और एक भाजपाई है। कांग्रेस में भी कांग्रेस नहीं लड़ रही है, उसमें भी 10 साल भाजपा के सांसद रहे हुए अजय निषाद साहब लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी भाजपाई हैं। दोनों भाजपा और अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, जो इन लोगों के विचारधारा से अलग है, वो समाज आज मजबूर है कि किसको वोट दें। ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट दे करके एक ऑप्शन दे दिया। आवाम, आज जनता मजबूरी में वोट नहीं करेगी कि हम मजबूर हैं दोनों भाजपाई को वोट करने के लिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ये जो भाजपाई कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा था कि कोरोना फैल जाता है, जमाती कोरोना फैला दिया। अब अभी जहाँ जहाँ वोट मांगने जाएंगे अगर मुसलमान से, तो कोरोना उनको पकड़ लेगा, तो वोट मांगने के लिए जाएंगे नहीं। मदरसे में जो है आतंक की तालीम दी जाती है, और मदरसे से पढ़ने के बाद केवल जो है पंचर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं रातों रात इनका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। अब माफ़ी मांगते चल रहे हैं, अब माफ़ी मांगते चल रहे हैं ये लोगों से, कह रहे हैं कि ना अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, अब हम उस बात नहीं बोलेंगे। हमको जो है ना भाजपा वाले ने कहा था बोलने के लिए, तो हम कुछ जो है ज़्यादा ही अग्रेसिव होकर के ज़्यादा कुछ जो है सो बोल दिए। अब ये सब जो है सो ये कर रहे हैं, पता नहीं इनका हृदय परिवर्तन फिर 4 जून के बाद हो जाए। तो इसके लिए अब इनके झांसे में अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, शोषित वंचित लोग नहीं आने वाले हैं, इनको वोट नहीं देने वाले हैं। हमारे सवर्ण समाज के भी लोग नाराज़ हैं, हमारे भूमिहार भाई हैं, हमारे जो है सो प्रदीप जी, हमारे राजपूत साथी लोग हैं, सब लोगों का कहना है कि ये मुजफ्फरपुर सीट को ऐसा रिजर्व कर दिया है कि केवल मल्लाह का सीट है। और क्या मजबूरी थी, देखिए आज MIM किसी साधारण कार्यकर्ता को टिकट देगी। सब लोग साधारण लोग हैं, कोई बहुत बड़े आदमी इसमें से नहीं है। लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है, जो 1885 की पार्टी है कांग्रेस, और उसके पास अपने कार्यकर्ता में एक व्यक्ति नहीं है जो मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसके लिए 10 साल भाजपा में रह करके और सारे समाज को, खास करके अल्पसंख्यकों को गाली देने वाले को फिर से टिकट दे दिया। आज उनके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, उनसे जा करके बात कीजिएगा, कितने हताश और निराश होंगे कि जो उनका झंडा ढो रहे हैं, केवल उनका काम झंडा ढोना है, और उधर से भाजपा ने टिकट नहीं दिया, दौड़ करके इधर आ गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। यहाँ जो है MIM की जीत होगी, चूँकि मुसलमान समाज, बैकवर्ड, दलित, शोषित वंचित जितने हैं, सारे लोग इन दोनों से नाराज हैं, क्योंकि दोनों जो है वही कहते हैं ठेठ भाषा में कि सियारवा उहे बा कुछुआ रंग लेवा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग MIM पार्टी जो है यहाँ पे कैंडिडेट लोग को
सदस्यता ग्रहण कराया है। और हम लोग गोप जी का, प्रदीप जी का, उनका तहे दिल से MIM परिवार में स्वागत करते हैं। और हम लोग 5 कैंडिडेट को यहाँ से सॉर्ट आउट करके हाई कमान को भेजे हैं। अब हाई कमान ये निर्णय करेगा कि उनमें से किसको दिया जाए, और जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे मजबूती से लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले से हम लोग का ये उम्मीद है कि जो समीकरण दिख रहा है हम लोग की जीत निश्चित होगी। इसलिए कि यहाँ पे जो भी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया ही है कि एक अजय जी हैं और एक राजवर्धन निषाद जी हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, प्लस दोनों भाजपा ही हैं। और यहाँ पे जो है, और ऐसे भी आप देखिएगा तो यहाँ पर जो ये जो इंडिया गठबंधन है, ये एक्चुअली में ये भाजपा की बी टीम है। आप अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी का स्पीच सुने होंगे वहाँ अररिया में, वो बोले या तो NDA नहीं तो इंडिया, या तो ये नहीं बोल सकते थे कि या तो आप इंडिया को दीजिए या आप अपने विवेक से काम लीजिए, लेकिन वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं या तो NDA नहीं तो इंडिया। तो एक्चुअली ये तेजस्वी लालू परिवार भी जो है ये भी बीजेपी की बी टीम ही है। और ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के और भूमियार, ब्राह्मण, शोषित, सबके, दलित, सबके ये दुश्मन है। ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद चला रहे हैं। एक लालू एंड कंपनी है। अब देखिए लालू जी अपने अध्यक्ष हैं, उनके 2 बेटा MLA हैं, उसके बाद विरोधी दल के नेता हैं, वाइफ उनकी MLC हैं, एक बेटी राज्यसभा है, अभी 2 बेटी फिर लड़ रही है। तो ये लालू एंड कंपनी है। तो इस बार हम लोग ने सोचा है, और कांग्रेस का तो आपको मालूम है कि बिहार में उनके कुछ है ही नहीं, वो लालू के रहम करम पे चल रहे हैं। लालू जिसको बोलता है सीट दीजिए उसको सीट देते हैं। और हमारे यहाँ MIM में बहुत अच्छे कैंडिडेट आए हैं, कि हमारे भूमिहार समाज से हैं, कि यादव समाज से। और यहाँ पे आपको लोगों को मालूम है कि मुस्लिम वोट कितने हैं और यादव कितने हैं और भूमिहार कितने हैं। तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा हमको लगा। और ओवैसी साहब ने ये बोला कि नहीं, हम मुजफ्फरपुर भी लड़ेंगे। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कुछ कारण रहा? देखिए, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब, हमारे हाजी साहब और इधर अंजार साहब, इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं MIM पार्टी ज्वाइन किया हूं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करने के लिए, और ख़ास करके उत्तर बिहार में जहां पे कोई विकल्प नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी वर्षों से मैं रहा और कांग्रेस के लिए तहे दिल से काम करते आया। लेकिन जब एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर 5 वर्षों तक अपनी मतलब इतनी मेहनत करता है, जनता के बीच मदद करता है, और इन मौके पे आकर के जो पलटू लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी से छोड़ करके और अपने पैसे के दम पर आ करके टिकट लेकर के और लड़ने के लिए आ जाते हैं, और वो ये सोचते हैं, उनकी ये मतलब भावना होती है कि हम जनता को किसी तरह से खरीद लेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता सब समझ रही है कि कौन क्या है। यही अजय निषाद जी कोविड के टाइम पे, आप लोग को पता होगा कि जब इनसे जनता फ़ोन करके मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जब ये बात मेरे जहन में आई, मेरे नॉलेज में आया, मैंने तुरंत कोविड के समय में 43 क्वारंटाइन सेंटर पे 1 सप्ताह तक मेरे सारे कार्यकर्ता वहाँ पे चाय, नाश्ता, साबुन, मास्क हम लोगों ने वितरण किया। आप लोगों को ये भी आप लोगों के माध्यम से पता ही होगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी दल हो, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, खास करके नेशनलाइज पार्टी, कि मुजफ्फरपुर जो है सहनी की विरासत है। बट ऐसा है नहीं। सहनी ऐसे भी वोटिंग अगर देखा जाए तो मास वोट में सहनी बहुत पीछे है। हाँ, हमारे मुसलमान जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो जब ऑलरेडी MIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के, प्रसन्न होकर के हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं और बड़ी मजबूती के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह उत्तर भारत में MIM पार्टी जो है अपनी किला फतेह करेगी। गुरुवार को वैशाली संसदीय क्षेत्र से SUCI कम्युनिस्ट के उम्मीदवार नरेश राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के स्मारक पर माल्यार्पण कर पार्टी के नेताओं ने नामांकन जुलूस निकाला।
पार्टी के राज्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आज जनादेश के नाम पर पूंजीपतियों का ही आदेश चलता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास हुआ है। खुदरा कारोबार ही नहीं, थोक व्यवसाय को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हड़प रही हैं। उन्होंने बताया कि देश के 19 प्रदेश और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में कुल 151 लोकसभा सीटों पर एसयूसीआई चुनाव लड़ रही है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आज मेरा नामांकन हुआ है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। स्थानीय मुद्दा के रूप में अभी बेला में जो देखा है, बेला जो उद्योग है, सरकार की उद्योग नीति गड़बड़ होने के कारण आज बेला उद्योग जो रोज़गार नौजवानों को दे सकता था, अधिकतर कारखाने वहाँ बंद है। मोतीपुर चीनी मिल और कांटी थर्मल में भी जो काम वहाँ चल रहा है मज़दूरों के साथ, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मज़दूरों को जो न्याय संगत जनवादी अधिकार था वो आज तक नहीं मिला है। इस तरह देख रहे हैं कि जितना भी चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो जनता की जो समस्याएं हैं और गहराती जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि बिजली विभाग में जो जन विरोधी स्मार्ट मीटर है वो सरकार और कंपनी के मेल से ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं से मनमानी बिजली दर वसूली की जा रही है। इन सब सवालों के लेकर अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है जो सरकार ने नीति बनाई है, 8वीं पास बच्चे को पंचायत के तहत ही आने वाले विद्यालय में उनको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जहां मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और कहीं कहीं देखा जा रहा है जो जिन बच्चे का बगल के पंचायत में स्कूल है, लेकिन उनका जो पंचायत के अंतर्गत जो स्कूल है वो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर है। ऐसे सरकार की शिक्षा विरोधी गलत नीतियों के कारण बच्चे को 9वीं क्लास में नाम लिखाने में ये बाधा के रूप में आ रही है। आज मैं इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको मैंने उठाने का काम करूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो जो भी जन सवालें हैं, मजदूर किसानों का सवाल है, वो लोकसभा में उठेगा। अभी फ़िलहाल मैं सड़क और विभिन्न कार्यालयों तक जन सवालों को लेकर उठाता रहा हूं। सिटिंग कैंडिडेट मीना देवी है, एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए, ये वर्ग विभाजित समाज में 2 ही दल है। एक दल जो है पूंजीपतियों से पैसे लेकर वो उन्हीं की सेवा करने के लिए वो चुनाव में आते हैं। चुनाव में जीतने के बाद इन अमीरों के लिए ही नियम कानून बनाए जाते हैं। जो देखा गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा ने 6,000 से भाजपा ने 6,000 से ज़्यादा रुपया लिया है। कांग्रेस 1900 कुछ करोड़ रुपया लिया है। इसी तरह टीएमसी, राजद, जदयू, ये सारे दल जो हैं वो पूंजीपतियों से रुपए लिए हैं। तो उनका दल का उम्मीदवार अगर जीतता है तो ये पूंजीपतियों की ही सेवा करेंगे। ये जो जन विरोधी बिजली बिल है उसको लागू करेंगे, ये महंगाई लोगों पर ला देंगे। ये जो उम्मीदवार आज जो खर्च कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, बीडीओ ऑफिस हो, सीईओ ऑफिस हो, ये स्वास्थ्य विभाग हो, वहाँ पर कमीशन खोरी के माध्यम से आम जनता को तबाह किया जाएगा। उन पर कमीशन खोरी का बोझ लादा जाएगा। इसलिए जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो मैंने खासकर ये जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का है वो जनता के विरुद्ध ही कानून बनाएगी। और वह उन दोनों उम्मीदवारों के बीच में, दोनों गठबंधनों के बीच में मैं नरेश राम एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मजदूर और किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार हूं और जनता के सवाल को ही मैं उठाता रहूं। पप्पू यादव ब्रिगेड ने भी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतार दिया है। गुरुवार को बैठक के बाद ब्रिगेड के नेता वेद प्रकाश ने कहा कि मुजफ्फरपुर में राजनीतिक शून्यता और सामाजिक अस्थिरता आ गई है। स्थानीय मुद्दे की जगह धार्मिक और सामाजिक ताने बाने बुने जा रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव ब्रिगेड ने शहर को एक बेहतर विकल्प के रूप में जितेंद्र मंडल को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने बताया कि पूर्णिया के महान मतदाताओं ने जिस तरह पप्पू यादव को अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया है, वैसा ही जन समर्थन और आशीर्वाद की आशा मुजफ्फरपुर की जनता से है। से
गरीब, वंचित, दलित, शोषित और अक़लियतों की आवाज़ को लेकर और मुजफ्फरपुर ज़िले पर विशेष तौर पर जब जब आवाज़ लगाई गई है मुजफ्फरपुर के द्वारा, तब तब पूरी मजबूती से उन्होंने समाज के हित में अपनी उपस्थिति देने का कार्य किया है। और अब जब मुजफ्फरपुर के अस्तित्व की बात है तो निश्चित रूप से पूर्णिया की इतिहास को, पूर्णिया के राजनीतिक माहौल को इस मुजफ्फरपुर की धरती पर दोहराने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। और हम तो निश्चित रूप से आग्रह करेंगे हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय नेता मुजफ्फरपुर आएँ और हमारे प्रत्याशी के समर्थन में पूरी मजबूती से एकजुटता का परिचय दें और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला वर्धन करेंगे, ऐसा हम सभी की कामना है। नामांकन का आखिरी डेट है, आखिरी तिथि है और हमने आखिरी तिथि का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं इस प्रयास में था कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह का कैंडिडेट दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने देने का कार्य किया है, आप सभी जानते हैं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं, वो किसी भी वोटर को ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जो कल तक इस दल में थे वो उस दल में हैं, उस दल में थे उनको इस दल में आखिरी समय में ला कर के मौका दिया गया है। क्या मुजफ्फरपुर का मजाक नहीं बना दिया गया है? हमेशा बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के विकास के लिए काम नहीं कर सकते? इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं? ये दल बदल, बाहर के उम्मीदवार, इसी सबसे मजबूर होकर के हमें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। मैं पिछले 3 लोकसभा चुनावों से ऐसे मैं पार्टी के तरफ का मैं कैंडिडेचर मेरे तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन किसी भी वजह से पार्टी में ऐसे लोगों को मिलता है। पिछली बार भी 2019 में आप लोग को याद होगा कि आखिरी समय में वीआईपी पार्टी को यहाँ मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया था और ये उम्मीदवार बाहर से आए थे जो आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उस समय भी मेरी सबसे प्रबल दावेदारी था और इस बार भी मेरी दावेदारी थी। तो आखिर क्या है कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को मौका मिलता है और जिस दल में लोग काम करते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, जिस दल में मेंबर सदस्यता अभियान में इतनी बड़ी संख्या में 20,400 के करीब सदस्यता अभियान चलाया जाता हो, जहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया जाता हो, अखबार में विज्ञापन लगाया जाता हो, पार्टियों की नीतियों को लोगों तक पहुँचाया जाता हो, वैसे लोगों को नहीं मौका दे करके ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है। तो इससे मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में, सभी में घोर निराशा है। इसी सबसे मजबूर होकर के इस तरह का फैसला लेना पड़ा और उम्मीद है मुजफ्फरपुर की जनता इस बात को समझती है और उसे एक ऐसे तीसरे विकल्प की तलाश होनी चाहिए। इसीलिए मैं आखिरी समय में इस तरह का फैसला लिया हूं। अब मुजफ्फरपुर की जनता के ऊपर है, कल के नॉमिनेशन को किस तरह से देखते हैं और आगे उस जो 15 या 17 दिनों का टाइम होता है उसमें किस तरह से कैंडिडेट को चिन्हित करके उन्होंने जिताने या हराने का काम करते हैं। पप्पू यादव के आशीर्वाद लेकर के उतरेंगे चुनावी मैदान? हाँ, निश्चित रूप से पप्पू जी बेहतरी के लिए लड़ते रहे हैं। उधर सिवान में भी बेहतरी के लिए एक तीसरा उम्मीदवार है, वो तो जनता के हाथ में है कि किन्हें कितना वोट देते हैं, क्या करते हैं, कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। फिर भी मैं मुजफ्फरपुर का स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर मैं इस तरह का फैसला लिया हूँ और इसके लिए मैं परसों से मेरी मेहनत है, मेरी काफ़ी अच्छे लोगों जान पहचान है, मेरा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, मैंने लोगों से मिला है अपने भविष्य में क्या कार्य योजना होगा मुजफ्फरपुर के बेहतरी के लिए। यहाँ बहुत तरह का कार्य लंबित है, यहाँ कुछ भी नहीं के बराबर हुआ है। यहाँ न न्यू टाउन बना, न आज तक बाईपास बना, न चंदवारा वाला पुल का निर्माण हुआ, न हवाई अड्डा बना, न कोई अच्छी ट्रेनों का परिचालन हुआ, न इंडस्ट्रीज आया, न बाढ़ से नियंत्रण हुआ। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, कंजेशन है। हम इसी शहर में रहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इसी शहर में रहेगी, हमारे मतलब मुजफ्फरपुर का। तो इन सब के लिए कौन काम करेगा? इस जिसको मुजफ्फरपुर का पीड़ा होगा वही तो करेंगे। आवर मोटो, आवर टारगेट ओनली चैलेंज। हम सिर्फ चुनौती को ही अपना वो लेते हैं। तो हमारी तरफ दोनों तरफ से चुनौती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार अपना उम्मीदवार चुनेगा, अपना उम्मीदवार चुनेंगे। और बाहरी उम्मीदवार और जो नॉन परफॉर्मर है खास करके, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जगह से आकर के देश में चुनाव नहीं लड़ सकते। कहीं के लोग कहीं भी आके चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी पार्टी के लोग कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन लोगों का परफॉर्मेंस, इन लोगों की जो उपलब्धियां हैं वो भी यहाँ की जनता जानती है। उन्हें एक फ्रेश और 1977 से एक तरह से मुजफ्फरपुर में बाहर के लोग ही, दिग्विजय नारायण सिंह के बाद बाहर के लोग ही यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। इससे भी मुजफ्फरपुर की बदहाली हुई है और ये शहर इस लायक नहीं है जिस लायक इस मुजफ्फरपुर का टेस्ट ऊंचा है। मुजफ्फरपुर को इस बार मुक्ति दिलाने के नाम पे यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ काफ़ी धार्मिक स्थल हैं, काफ़ी
यहाँ पे पौराणिक स्थल भी हैं, उन सब के रिवाइवल के लिए भी काम होगा। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार देर रात की है। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी नंबर 106 के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को ठोकर मारते हुए 100 मीटर तक घसीटते ले गया। घटना के दौरान ही ट्रक के लूना टंकी फटने से ट्रक में आग लग गई। धू धू कर गाड़ी जलने लगी। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना स्थल पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस ने आनन फानन में दोनों घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर गिगवा तेतरिया के प्रमोद चौरसिया और उनके पुत्र के रूप में हुई है। दोनों एक शादी समारोह में आए हुए थे। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को पताही के प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय में प्रशिक्षण ले रहे प्राथमिक शिक्षकों की समूह का एक्सपोजर विजिट हुआ। 10 शिक्षक और 2 प्रशिक्षकों ने स्कूल के विभिन्न गतिविधि जैसे वर्ग संचालन, साइंस लैब संचालन, कंप्यूटर क्लासेस, खेल कूद गतिविधि एवं अन्य क्रियाकलाप का अवलोकन किया। इन सारी गतिविधियों में स्कूल के सभी शिक्षकों ने बेहतर तरीके से योगदान दिया। प्रशिक्षु शिक्षक एवं व्याख्याताओं ने विद्यालय के सभी गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार ने सभी प्रशिक्षु शिक्षकों के सफल जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।